हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलॉय। और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का जो लेक्चर है हमारा किस पर है? एलॉय पर है। देखिए, एलॉय क्या होता है कि भाई दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर उसके साथ हम नॉन मेटल अगर मिक्स कर दें तो उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे? एलॉय कहेंगे। वही मान लिया आपके पास मेटल वन है, दूसरा मेटल आपके पास या फिर तीसरा मेटल प्लस नॉन मेटल। इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एलॉय कहेंगे। ठीक। भाई हम क्या करते हैं कि मेटल्स को या नॉन मेटल्स को हम क्या कर देते हैं? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी उनको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उनको हम एक फिक्स्ड रेशियो में उसको हम क्या करते हैं? मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं? उसको होमोजीनियसली मिक्स्ड कर लेते हैं। और होमोजीनियसली मिक्स्ड करने पर जो भी आपका बनेगा वो क्या बनेगा? एलॉय बनेगा आफ्टर कूलिंग। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्रास की बात कर रहा हूं, ब्रास। भाई ब्रास क्या है? एक एलॉय है। इसमें 80% क्या होता है आपका? कॉपर होता है। और 20% क्या होता है आपका? जिंक होता है। ठीक। तो ये आपका क्या है? एलॉय है। हमने क्या किया? 80% कॉपर को मिक्स किया और 20% हमने क्या किया? जिंक को मिक्स किया। जैसे कि हमारा एक गन मेटल है, गन मेटल 80% आपका क्या होगा? इसमें कॉपर होगा। 10% क्या होता है? इसमें जिंक होता है। और इसमें 10% क्या होता है आपका? टिन होता है। तो इसमें मैंने कहा दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में आप अगर होमोजीनियसली मिक्स्ड कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एलॉय कहेंगे। ठीक। तो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द होमोजीनियस mixture of two or more metal or homogeneous mixture of metal and non-metal is called alloy। भाई ये तो आपके स्टेटमेंट की बात आ गई। ठीक। अब आपका जो पर्पस है, पर्पस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉय, क्यों हम एलॉय को बनाते हैं? why we manufacture alloy। आपने एलॉय को क्यों बनाया? यहाँ एग्जांपल लिख लेना। ब्रश है, गन मेटल है, ये सब क्या आपके एलॉय है। ठीक।
ठीक। भाई मेटल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं, एलॉय बनाते हैं। भाई मान लिया कि आपका Fe है और Fe से हमें क्या बनाना है, एलॉय बनाना है। भाई Fe अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग है और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, हम इसका एलॉय बनाएंगे। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ठीक, टू अवॉइड फ्रॉम कोरोजन। भाई जनरली क्या है कि मेटल्स में क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, और रस्ट से उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एलॉय बनाते हैं। देखा होगा कि आजकल जो बाइक्स वगैरह है उसमें जो व्हील आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, एलॉय व्हील आ रहे हैं, और कलर भी उसका क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, उसमें रस्ट रस्ट भी नहीं लगता, इजीली क्या हो जाते हैं, साफ भी हो जाते हैं। और पहले जो रिम टाइप के आते थे व्हील, उससे ज्यादा क्या है, वो मजबूत भी है। टू मॉडिफाई the color and appearance to increase the resistance electricity from electricity। नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, to modify the chemical reactivity हम केमिकल रिएक्टिविटी को भी क्या करते हैं, इससे मॉडिफाई करते हैं। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है टू इंक्रीज हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि कुछ मेटल जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उसकी हार्डनेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है एलॉय की फॉर्मेशन के बाद। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई नेक्स्ट हमारा अमलगम। देखिए अमलगम कब बनेगा, सबसे पहले अमलगम होता क्या है कि भाई किसी भी मेटल को अगर हम होमोजीनियसली मरकरी में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो डिसॉल्व हो जाता है, तो मरकरी का और मेटल का जो मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। the homogeneous
solution of metal and mercury is called अमलगम। ठीक, अमलगम वाली बात समझ में आती है। अमलगम भी क्या है, एक टाइप के एलॉयज हैं, क्योंकि मरकरी भी हमारे पास क्या है, एक मेटल है, और उसमें जो मेटल डिसॉल्व कर रहे हैं वो तो मेटल है ही, तो हम कह सकते हैं these are also called alloy। तो जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, सोडियम अमलगम, यानी कि सोडियम को आपने मरकरी में डिसॉल्व किया, तो मरकरी का और सोडियम का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो क्या होगा, आपका सोडियम अमलगम होगा। जैसे कि जिंक अमलगम, Zn और Hg, जैसे कि गोल्ड अमलगम, Au एंड Hg, जैसे कि आयरन अमलगम, FeHg। देखिए ये सब अमलगम है, ये सब अमलगम है, बट ये अमलगम नहीं है, ये अमलगम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयरन जो है मरकरी में डिसॉल्व नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो ये क्या होगा, आपका अमलगम नहीं बनाएगा। तो एक कंडीशन ये भी कि जो मेटल आपके मरकरी में डिसॉल्व होंगे और होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके अमलगम कहलाएंगे। तो यहां पर नोट कर लीजिए, मेटल if not dissolved in mercury not form अमलगम। जो भी मेटल आपका मरकरी में डिसॉल्व नहीं होगा वो अमलगम नहीं बनाएगा, और ये आपकी अमलगम की कंडीशन है। तो जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन अक्सर मेटल्स में देखने पर मिलता है। तो कोरोजन में होता क्या है कि देखिए कोरोजन में क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, और मेटल का क्या होता है, डिके होता है, और मेटल पर क्या होता है, रस्ट लग जाता है, और रस्ट लगने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड कोरोजन। सपोज ये मेटल की सरफेस है, ये मेटल की सरफेस है, मेटल, दिस इज मेटल, मान लीजिए कौन सी मेटल है, आयरन मेटल है, और ये इसकी सरफेस है, और यहाँ पर सरफेस पर मान लें कि ये वाटर के और ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आती है। तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में किसी भी मेटल की सरफेस आएगी, यानी जिनका कोरोजन हो सकता है, उस मेटल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इसकी सरफेस पर एक लेयर आ जाएगी, इसकी सरफेस पर क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी, इस तरह से एक लेयर आ गई, एक लेयर आ गई, और ये क्या आपका रस्ट है, ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस, ये आपका क्या है, आयरन है, Fe,
और ये भी क्या आपका Fe, ठीक। तो यहां पर क्या आ गया है आपका रस्ट आ गया है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी आयरन सरफेस है, जो आपकी आयरन सरफेस है, आयरन सरफेस क्या हो जाएगी, बिकम रफ, और उसका जो मेटेलिक लस्चर होगा, जो मेटेलिक लस्चर होगा, लस्चर विल बी लॉस्ट, यानी कि जो उसकी चमक होगी, मेटल की जो चमक होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये आपका जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, कोरोजन, क्या कहलाएगा आपका प्रोसेस, कोरोजन कहलाएगा, ठीक है। रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा आपका, कोरोजन कहलाएगा, ठीक। नोट कीजिए, स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी, द स्लो बट स्पॉन्टेनियस, द स्लो बट spontaneous, the slow but spontaneous decay of metals due to their interaction with certain environment is called corrosion। ठीक भाई, आपका जो स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है, स्लो हो रहा है, और स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है। स्लो का मतलब भाई रस्ट लगते हुए हम देख तो नहीं सकते उसको। जब रस्ट लग रहा है किसी मेटल में, क्या आप उसको देख पा रहे हैं? भाई बहुत स्लो प्रोसेस हो रही है ना, और अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब किसी इंटरेक्शन किससे हो रहा है, सर्टेन एनवायरनमेंट से। सर्टेन एनवायरनमेंट्स का मतलब आपका कि जैसे डस्ट हो गई, या फिर एयर हो गई, या फिर कोई गैस हो गई, CO2, या फिर क्या हो गया आपका वाटर हो गया। तो इससे किसी मेटल की सरफेस का जो इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन होने के बाद इंटरेक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। ठीक, अब कोरोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल हाईली रिएक्टिव होंगी, भाई जो मेटल हाईली रिएक्टिव होंगी उनका कोरोजन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। और जो मेटल क्या होंगी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, उनका जो कोरोजन होगा वो क्या होगा, बहुत स्लो होगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कोरोड फास्टली। एग्जाम्पल क्या आपके, भाई सोडियम है, भाई मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और इस तरह से जिंक है। तो इनकी ये जो मेटल्स है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। जो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो फास्टली क्या करेंगी, बहुत क्विकली क्या करेंगी, इन्वायरमेंट्स के जो कंपोनेंट है, क्या आपके एयर, डस्ट, वाटर, इस तरह से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगी। तो इनका जो कोरोजन होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। कुछ मेटल्स ऐसी हैं, भाई लेस रिएक्टिव मेटल्स, की बात करें, रिएक्टिव मेटल्स
कोरोड स्लोली। कौन सी मेटल्स हो सकती है ऐसी? जैसे कि मरकरी, जैसे कि एग्जांपल में मरकरी एंड सिल्वर। और कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जिनका कोरोजन होगा नहीं, जैसे गोल्ड हो गया और इस तरह की मेटल्स हैं, तो जिनका कोरोजन क्या होता है, नहीं होता, क्योंकि ये क्या होती है, इनर्ट होती है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। भाई अगर हम इम्प्योरिटी की बात करें, अगर मेटल्स के अंदर इम्प्योरिटी ज्यादा है तो उनका जो कोरोजन होगा बहुत ज्यादा होगा। अगर उसमें मेटल आपकी प्योर फॉर्म में, तो उसका जो कोरोजन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो प्योर मेटल की बात करें, प्योर मेटल यूजुअली डू नॉट corrode much। ठीक है, अगला है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस इन एयर। कोई ध्यान से समझना इसको, इस पॉइंट को। जो रिएक्टिव गैसेस हैं, जैसे आपकी रिएक्टिव गैसेस हैं, रिएक्टिव गैसेस कौन कौन सी है आपकी, जैसे CO2 है, जैसे SO2 है, जैसे SO3 है। अगर ये रेन वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती है तो क्या बनाती है, ये सब एसिड बनाती है। क्या बनाती है, एसिड बनाती है। क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये एसिड किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है, दिस एसिड when come in contact with metal surface, तो आपका क्या होगा, प्रोसीड कोरोजन। उससे क्या मिलेगा आपको, कोरोजन मिलेगा। यानी कि ये क्या करेंगे, ये जो वाटर है आपका, ये एसिडिक वाटर है, ये किसका वर्क करेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा। और ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा तो क्या करेगा, आपकी जो मेटल्स है उसको क्या करेगा, कोरोड करेगा। वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, presence of electrolyte in water। presence of electrolyte in water। नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट, presence of electrolyte in। देखिए समझने वाली बात है, अगर आपकी जो मेटल है यहां पर किसके कांटेक्ट में है, सी वाटर। अगर आपकी जो मेटल है यहां पर किसके कांटेक्ट में है, डिस्टिल्ड वाटर के कांटेक्ट में। ठीक, जो कोरोजन होगा वो क्या होगा, आपका स्लो होगा। और यहां जो कोरोजन होगा वो क्या होगा, आपका फास्ट होगा। क्यों फास्ट क्यों होगा, क्योंकि जो इसमें क्या मिला हुआ है, सी वाटर में क्या हमारे पास, सी वाटर में भाई, इन सी वाटर में क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, जैसे कि NaCl, KCl एक्सेट्रा। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, कोरोजन को फास्ट बनाएंगे, कोरोजन की प्रोसेस को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा आपका, जो रस्टिंग ऑफ आयरन हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही मैटर है।
तो आप इसे बार बार देखें और इसे पॉज करके देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट करें मेरे कांटेक्ट नंबर पर, और कमेंट में लिखें फॉर एनी प्रॉब्लम। और लास्ट में वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।